बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर जावेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यादाश्तें। जैसे कि हम हर हफ्ते आपको एक नए मेहमान से मिलवाते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं और उनकी उन यादों पर दस्तक देते हैं जिनके कवाड़ ना जाने कब से बंद थे और वो किसी आवाज़ के मुंतज़िर थे। नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं और शायद ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक का नाम आएगा वहाँ पे आबिद हुसैन आबिद का नाम आएगा, और जहाँ पे आबिद हुसैन आबिद का नाम आएगा वहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक का नाम आएगा। आप शायर हैं, अदीब हैं, तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां हैं, आबिद हुसैन आबिद साहब। सर, हम आपको पहले तो खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और दूसरा ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। सर, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं, एक अरसे से वाबस्ता हैं, सीनियर शायरों में आपका शुमार होता है। सर, एक तो ये कि तरक्की पसंद तहरीक में आना कैसे हुआ और फिर इसको फाल आपने किया 1957 में, 96। तो सर, सबसे पहले कौन था जिसने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा? सर, ये सवालात हैं हमारे और हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को बताएं। वो एक्चुअली ये एक समझ लें कि आपका जो मारूज है ना, जहाँ आपकी ग्रूमिंग होती है, वहाँ से अगर कुछ लोग आपको दस्तयाब आ जाएं तो आप वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह की, उसी तरह की कंडीशनिंग हो जाती है। तो इत्तफाक से मैं जब स्कूल में था तो उसी ज़माने में ही मुझे कुछ हमारे बाएं बाजू के जो दोस्त थे वो मिल गए। फिर वो चूँकि वो नुक्ता नज़र ऐसा था, वो इंसान के मसाइल को वो एड्रेस करते थे, उन पर बात करते थे, जो शऊर की बात थी, समाजी तब्दीली की बात थी। वो मसाइल तो हम जो वर्किंग क्लास है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा वो चीज़ों ने हांट किया, मैं इस तरफ आ गया। तो जब कह लें कि शायरी तो हम स्कूल के ज़माने से ही कर रहे थे, तो जो ये पॉलिटिक्स थी, सियासत था, वो इनके साथ CR असलम हमारे सोशलिस्ट पार्टी के जो थे उनके साथ सियासत करते थे। हमारा पूरे सारे दोस्त जो थे वो एक ही तरह के, चूँकि हम ख्याल दोस्त थे, तो लिटरेचर में भी फिर वही आवाज़ जो थी, मसलन फैज़ साहब से मुतासिर थे, सहारुद्दीहानवी से मैं बहुत मुतासिर था। एक ज़माने तक मैं उन्हीं के असलूब में शायरी करता रहा, बड़ी मुश्किल से उस असलूब से जान छुड़ाई कि अपना कोई लहजा बनना चाहिए। तो इत्तफाक से जब मैं लाहौर आ गया तो लाहौर आके यहाँ मतलब मैं अदबी दुनिया में जैसे तल्लुकात तो पहले से थे, दोस्त जानते थे। जब पढ़ने निकले उससे भी, उसके मुलाजमत के बाद जहाँ मैं ट्रांसफ़र होके आ गया तो टी हाउस आना जाना हुआ, दोस्तों से मेल मिलाप, मुशायरे विशायरे चलते रहे। तो एक दफ़ा कुछ दोस्त आए मेरे पास, वो डॉक्टर सैयद अजीम आजकल लम्ज़ में पढ़ा रहे हैं, वो थे, आसिफ शेख थे, और एक उनके साथ हमारे मकसूद खालिक, बड़ा प्यार, जो आज कल सेक्रेटरी हैं तंजीम के, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, बड़ा मेहनती आदमी है। तो ये मेरे पास आए तो मुझे कहा कि जी हम चाहते हैं कि तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन जो है अंजमन, उसका हम अहया चाहते हैं, तो हमारा साथ दें। मैंने कहा यार, मैं ये काम कर चुका हुआ हूँ, बस मैं चाहता नहीं, मैं अब लिटरेचर का ही उस तरह से जो है, ज़ाहिर है मैं वही लिखता हूँ जो तरक्की पसंदाना मौक़िफ़ है। तो कहते नहीं आप मैंने कहा अच्छा, मैं देखूँगा आपको, तो फिर देखूँगा कि आप क्या हैं, तो फिर आपके साथ चला जा सकता है कि नहीं। तो वो तकरीबन 1 साल मेरे पास चक्कर लगाते रहे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा कि वो आपको CR असलम साहब बुला रहे हैं। तो CR असलम साहब ने कहा कि आबिद को कहें कि ये मेरा हुक्म है, ये आपने शुरू करना है। तो ज़ाहिर है वो हमारे दानश्वर थे, बाएं बाजू के बड़े आदमी थे, बड़ा एहतराम था उनका, बड़ी उन्होंने मेहनत की समाज को बदलने के लिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, अब हुक्म हो गया तो बड़ों का हुक्म है, तो फिर हुक्म की तामील होगी। तो उसके बाद फिर मैं इस बात को लेके डॉक्टर मुबशर हसन साहब के पास गया। मैं 8वीं क्लास में था जब से मेरा डॉक्टर मुबशर हसन साहब के साथ ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त करते थे मेरे साथ।
میری ग्रूमिंग में उनका भी बड़ा हाथ है। डॉक्टर मुबशर हसन भुट्टो साहब के बड़े करीब वजीर खजाना रहे हैं, बड़े दानश्वर थे, बड़े शाहराए इनकलाब, एक बड़े आला किस्म की उनकी किताब थी, हमने वो भी पढ़ रखी थी। तो वो फिर वो कहते थे कि नहीं यार, ये लेफ्ट के लोग आपको चलने नहीं देंगे, ये कहेंगे कि मुख्तलिफ पार्टियां हैं। पहले तो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक पार्टी, उनका क्लेम था कि ये हमारा विंग है। तो अब तो लेफ्ट बाएं बाजू की कई जमातें हैं, तो आपके लिए तो मसला होगा। आप ऐसा करो, आप अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन बनाओ। ये मैंने उनके कहने पे 86 में भी अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफीन बनाई थी, डॉक्टर मुबशर हसन से उनके कहने पे। तो अब भी वही उनका असरार यही था कि यही करें। तो दोस्तों का कहना था कि नहीं, कि हम इसका जो नाम है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, उसी नाम से शुरू करेंगे। हमने फिर उस पर शुरू किया, अखबारात में बड़ी बहस चल निकली कि ये नए सिरे से कुछ नौजवान टी हाउस में इकट्ठे हुए हैं, तो ये चला रहे हैं, तो ये क्या करना चाहिए, तो इस पे राय दें। एक दोस्त साफ़ी थे हमारे, उन्होंने अखबार में खबर लगा दी, उस पर सिर्फ 2 बंदों की राय जो थी, ज़ाहिर है उनका पस मंज़र उन सीनियर्स का तो था, वो दाएं बाजू से था, तो उन्होंने सिर्फ कहा था ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, तो ये क्या फ़ायदा है इसका, रूस टूट चुका है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं बवजूद उनके नाम नहीं ले रहा, एक तो फौत हो गए हैं, एक हयात हैं। मैंने बड़ों का चूँकि एहतराम करता हूँ मैं, इख्तलाफ राय अपनी जगह है, लेकिन एहतराम जो है वो, तो वो उन्होंने सिर्फ 2 बंदे थे, बाकी जितने थे मतलब अब्दुल्ला मलक, सफदर मीर, अहमद बशीर, जावेद शहीन, डॉक्टर मुबशर हसन, हमारे आबद हसन मंटो, और जितने उस वक्त हमीद अख्तर साहब, सब ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ है कि तहरीक तो हम में जिंदा थी, तंजीम का होना ज़रूरी था, तंजीम बन गई है तो वेल एंड गुड। तो अहमद फराज, इन सब लोगों ने बैकअप किया। मुझे नहीं, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी इस हवाले से कि हमारे बाएं बाजू के जो दानश्वर थे या हमारे जो लिखारी थे, मुझे उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफकत दी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है हमीद अख्तर साहब से, इन लोगों से बहुत सीखा है। तो ये इसलिए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हमारे सब दोस्तों को जब हमने ये शुरू किया है, इसको फाल किया है तंजीमी सतह पर, दूसरी जगहों पर भी गए, लेकिन एक चीज़ का सामना हुआ, वो ज़ाहिर है कि वो हमारे लेफ्ट के ग्रुपिंग जो है उसका सामना, वो जो डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने बात की थी कि आपको ये मसला आएगा, वो मसला आया, लेकिन बार क्या दोस्त के साथ हैं, चला रहे हैं। सर, आपने भी अहमद फराज साहब का नाम लिया, मुलाकात भी आपकी, जी से बातें हुई, और भी आप सीनियर हैं, कई अदीबों से आपकी मुलाकात रही। सर, चंद बातें अपनी याददाश्तें अहमद फराज साहब के साथ की। अहमद फराज साहब बहुत विट्टी थे, जुमलाबाज बड़े जबरदस्त शायर, तो वो वाला थे जी। वो उनका कमाल था। वो गज़ल कहते थे तो वो फिर गज़ल घूमती थी फिर चारों तरफ, बहुत सारे लोग फिर उसी ज़मीन में कहते थे, तो वो जुमलाबाज बड़े ज़बरदस्त थे। एक दफ़ा मुझे याद है, हमारे शहजाद साहब जो थे, शहजाद अहमद, शहजाद साहब ज़ाहिर हमारे सीनियर थे सारे ये लोग, तो वो भी बड़ा जुमले कसते थे दोस्तों पे। लेकिन एक दफ़ा मैंने देखा तो उन्होंने कहीं अहमद फराज को छेड़ दिया, उसके बाद तौबा, अहमद फराज ने जो शहजाद साहब पर फिक्राबाजी की, हम हंस हंस के मतलब लोट पोट हो रहे थे कि यार देखे शहजाद साहब किसी को बख्शते नहीं है, अभी उनका सामना करना पड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे हैं वाक़यात सीनियर के, तो बेशुमार याददाश्तें हैं, कुछ ऐसी हैं बयान की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं कि नक्शे अमन का खतरा भी हो सकता है। जी। सर, आपका ताल्लुक मियाँ चन्नू से है जी। और अब आप लाहौर में आपने सुकूनत इख्तियार की। सर, एक तो उसकी क्या वजह थी, और दूसरे के लाहौर की फ़ज़ा कैसी फिर लगी, और इधर और अदीबों के लिए ख़ास कर ये फ़ज़ा कैसी? देखें, उसमें ना एक तो ये था कि जब मेरी फैमिली इंडिया से माइग्रेट करके आई है हिजरत के 47 में, तो उसके बाद मुसलसल हिजरत का ही मेरी फैमिली को सामना करना पड़ा। एक तो ये था कि वो राजस्थान से, राजपूताना से कभी निकले तो आके रोहतक और हिसार में आ गए, वहाँ से निकले तो होशियारपुर में आ गए,
पाक जो सुना हुआ है, जो शजरा वजरा या घर में जो बातें बड़ों से सुनी हुई हैं, पाकिस्तान बना तो झंग आ गए। पहले लाहौर ठहरे अब्बा अम्मी और दादा दादी, फिर झंग चले गए। झंग से बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से निकलना पड़ा, तो फैसलाबाद आ गए। अब्बा का अब्बा फिर कुछ बावजूद कुछ ट्रांसफ़र करा के उधर निकल गए जनूबी पंजाब, तो उनकी सारी सर्विस उसी तरफ की है, मुल्तान, बिहाड़ी। इसलिए मेरी पैदाइश बिहाड़ी की है, किसी बहन भाई की भावलपुर की, किसी मैलसी, लोधरा, खानेवाल, कबीरवाल, इन्हीं इलाकों में रहे। तो मुसलसल हिजरत ही रही है। 2 साल बाद अब्बा का, 3 साल बाद तो ट्रांसफ़र लाजमी उनका होता था, वो हम घूमते थे। तो फिर ये हुआ कि मियाँ चन्नू हमारा स्टे हो गया इत्तेफाक से। तो वही अब कह लें कि मेरा शहर है, जहाँ मेरा बाप दफन है, मेरी दादी दफन है, मेरी बड़ी बहन, माँ, अब वही हमारा शहर है। वहीं वापसी भी वहीं होगी। जब मुलाजमत हुई इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से लाहौर आ गया, तो ज़ाहिर है कि इन लोगों से ख़त ख़ताबत के ज़रिए तो राब्ते थे शायरों दीबों से। तो फिर वो लेफ़्ट के लोगों से, जो हमारे बाएं बाजू के हमारे अदीब थे, उनसे भी तो वो कोई लगा नहीं। फिर इस शहर में एक बड़ी सिफ्त है, ये कबूल करता है लोगों को जी। ये अपनाइयत देता है, कबूल करता है। तो ज़ाहिर है कि रोज़ी रोटी का वसीला भी यहीं बन गया। फिर मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर थे, वो वहाँ मियाँ चन्नू कॉलेज में वो ट्रांसफ़र होके आए। तो वो ढूंढते कि उनसे पूछा यहाँ कुछ शायर अदीब बाएं बाजू के कोई लोग, वो मेरा बता दिया। वो मिले प्रोफेसर ज़हूर अनवर नदीम कभी लिखते थे, आजकल अमेरिका में होते हैं, काफ़ी अरसे से नहीं है, उन लेट 90s वहाँ चले गए थे वो। तो वो मुझे जब पहली दफ़ा मिले तो मुझे कहते हैं, यार ये तेरा शहर नहीं है, तेरा शहर तो लाहौर है, तुम्हें तो लाहौर होना चाहिए था। ये मुझे ज़हूर नदीम ने उस ज़माने में कहा था। तो वो यहाँ आ गए तो ज़ाहिर है कि फिर वो दोस्तियाँ हो गई। टी हाउस में डॉक्टर आलम खान, अभी फिक्शन के बड़े अच्छे फिक्शन राइटर, नक्काद, दानश्वर, हमारे डॉक्टर आलम खान, 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। असलम तारक, इनसे मेरी दोस्ती हो गई। ये बहुत मेरे करीब के, दोनों फौत हो गए। अब मैं लाहौर में अकेला हो गया हूँ। बाकी दोस्त आफ्ताब हुसैन थे, बहुत मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा, वो आजकल वियना में हैं। तो ये बहुत करीब के, इन्हीं से मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा था। बाकी वक्त होता है, सबसे है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके साथ सामने बैठकर आप रो सकते हैं। हंस तो हम सबके सामने लेते हैं, रो किसी के सामने सकते हैं, दिल की बात किसी के सामने की बहुत कम होते हैं। वो ये 2-3 लोग थे। तो यहाँ बड़ा एक फिर ये देखें, ये मरकजी शहर है पाकिस्तान का, बल्कि आप उर्दू ज़बान के हवाले से आप बरसगीर का कह सकती हैं कि यहाँ बड़ा जिन मौजूद है, फिक्शन में, शायरी में, तनकीद में। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें देखकर आप तौबा तायब करें कि ये भी लिटरेचर में है, लिटरेचर लिखते हैं। तो बार कैफी यहाँ गुरुमंग होती है, सीखने सिखाने के बड़े मौके हैं। यहाँ ऐसे फोरम हैं जहाँ पे बहस होती है, इंसान सीख सकता है मुख्तलिफ हिस्ट्री पर। वो हिस्ट्री का फोरम है, हसन जाफर जैदी, डॉक्टर मुबारक अली भी इसी शहर में है। बताएं इससे बड़ा हिस्टोरियन कोई है यहाँ? तो ये मतलब यहाँ सीखने के बड़े मौके हैं, जो सीखना चाहता है। तो लिहाजा हाँ, बड़ा बहुत नए अदीब, लेकिन आपने तय करना, आपने करना क्या है, ये आप पर है। दोनों तरह के लोग यहाँ मौके मौजूद हैं, लिटरेरी शोबिज़ के भी और संजीदा अदब लिखने वालों के लिए। सर, उसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि पढ़ने वाला कैसा है। अगर पॉपुलर लिटरेचर को हम देखते हैं, वो क्यों इतना आम हो जाता है, जबकि संजीदा कारी का भी तो होना ज़रूरी है ना। देखिए, संजीदा कारी जब तक किताब से नहीं जुड़ेगा तब तक तो नहीं बनेगा। अब बहुत सारे शायर हमारे सामने बने हैं, आजकल बहुत इन हैं, वो हर मुशायरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कभी अहमद नदीम कासमी साहब को, कतील शफाई, मुनीर नियाजी, शहजाद अहमद और इस कबील के लोगों को बुलाया जाता था। बीच में हम भी चले जाते थे और बहुत सारे लोग थे। आजकल जो खेप कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मुशायरों पे जाती है, वो देख लें क्या है, वो क्या लिखते हैं, क्या है उनका बयानिया क्या है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, एक टीन एज में जो एक आपकी एज होती है जिसमें जज्बाती उम्र होती है,
आखिर आपने बालक भी होना है, जवान भी होना है, संजीदा होना है। जिंदगी जब अपना रूप दिखाएगी ना, ये मारूज जो ये हालात जो हैं, समाज जो है, जब अपना अपना असल चेहरा आपको दिखाएगा, हकीकत का जब आप सामना करेंगे, तो फिर ये सारा कुछ ना, सारा कुछ जो पॉपुलर लिटरेचर फिर काम नहीं आता। फिर आपके वो तो लिहाजा ये पॉपुलर हर जमाने में रहा है ऐसे कि गालिब को क्या उसके अहद में उस तरह से ऑन किया गया था, तो वो ज़ौक का जो उनके साथ चलता था, तो पॉपुलर तो ज़ौक थे, गालिब उस तरह से नहीं था मामला गालिब का। तो ये हर जमाने में रहा है। लेकिन संजीदा लिखने वालों की उम्र बड़ी होती है, तवील उम्र होती है, अपने जमानों के बाद के जमानों में भी वो जिंदा रहते हैं। ये वक्ती लोग होते हैं, वो आए और गए। जिस तरह क्रिकेट में वो हमारे शाहिद अफरीदी थे, आए लगी निकल गए। तो जो तेंदुलकर, रारा, जहीर अब्बास या जवेद मियां दाद लो जो है लंबी इनिंग्स खेलते हैं, तो लिहाजा इनका कैनवस बड़ा होता है। तो वो लिहाजा उनकी जो है लिखा हुए में वो संजीदा लोगों का मामला और होता है। अभी आपने सर मुनीर नियाजी का नाम लिया, अहमद नदीम कासमी का नाम लिया, सर आपकी दोस्ताना ताल्लुक रहा? नहीं, देखें ये हमारे बहुत सीनियर थे। मसलन कासमी साहब तो बहुत सीनियर थे। तो कतीर साहब का मैं बता, मेरी एक गजल थी जिसकी एक रदीफ थी, तू खुश तो है ना। हमारे दोस्त हैं एजाज तवक्कल, शायर बहुत अच्छे हैं और क्लासिकल गायक बहुत आला है। ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के जो उस्ताद थे, उस्ताद तवक्कल खां, वो उनके पोते हैं। ये उन्होंने गाई है, बड़ी मेरी चलती है उनकी, बड़ा हिट आइटम है उनका। तो तू खुश तो है ना, वो एक ज़माने में जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते थे तो मैंने पढ़ी। कतीर साहब भी थे, तो ज़ाहिर वही पॉपुलर बयानिया, वो ख़ास एज का। तो वो जब भी मुझे मिलते थे, देखते थे, तो कहते थे तू खुश तो है ना, हाथ ऐसे तू खुश तो है ना। तो मैंने कहा जी बड़ा बहुत खुश हूँ। तो ये एक था। लेकिन इनसे ज़ाहिर है, इनके अलावा जो है ज़्यादा जो मेरा आप दोस्ताना कह लें, एक बुजुर्ग के हैसियत से भी उनका ताल्लुक, वो था हमीद अख्तर साहब से, वो था जवेद शहीन साहब से, वो था मुन्नू भाई से, वो है अल्लाह ने जिंदगी दे असलम गुरदासपुरी से। असलम गुरदासपुरी एक बड़ी तवाना आवाज है हमारे बाएं बाजू की। वह क्या बाकमाल शायर हैं। उनकी इस पे फलसफियाना मबाहिस पे उनकी बड़ी 2-3 किताबें बड़ी, उनकी सुकरात पर बड़ी आला किताब है उनकी। ये अपना सिविल सोसाइटी में दानश्वरों का किरताब, बहुत आला किताब पिछले दिनों उनकी है। ये शायर बहुत आला है। तो उनसे मेरी कह लें दोस्ती भी है, उनसे मजाक भी है। तो वो तो जिनके नाम आप ले नहीं, वो शहजाद अहमद साहब से था। शहजाद साहब से, शहजाद अहमद से हमारी दोस्ती भी थी, बड़े भी थे वो, उनसे हर तरह का मजाक चलता था। मुन्नू भाई का भी आपने ये हाँ जी, वो ऐसे था कि ये दोस्त, ये पुराने दोस्त थे। ये जाबे मरहूम जावेद शाहीन के घर ये ना इकट्ठे होते थे, तो वहाँ मैं भी होता था। तो मुझसे चूंकि ये मोहब्बत करते थे तो बड़ी शफकत करते थे, तो वहाँ बैठते थे। बड़ा ज़माना वहाँ गुजरा है जावेद शाहीन साहब के घर, एक बड़ी तवील नशिस्तें होती थी। सर कोई किसी नशिस्त की कोई याद आज भी ताज़ा है? तो भूलती कौन सी है, वो है मंजर नाम लें तो सारा कुछ एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, देखें हालांकि अंजम रोमानी का मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। अंजम रोमानी साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो दाएं बाजू से उनका रुझान था, उनका लिटरेचर में नुक्ता नज़र हमारे और खिलाफ हमारा नुक्ता नज़र और उनका, लेकिन बड़े आदमी थे, गज़ल के बड़े पक्के उस्ताद आदमी थे। मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि लोग, हालांकि वो पॉपुलर लिटरेचर के बंदे नहीं थे, ये संजीदा लोगों से ये माशरा करता क्या है, वो मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। आफ्ताब हुसैन हमारे दोस्त, क्या जीनियस आदमी है। आपने एक शेर सुनाया, एक मजमून है, उस मजमून से मिलते जुलते 6-7 शेर उसने उर्दू के सुना देने, 2-4 वो फारसी के सुना देगा। उसका हाफजा भी बला का था। ऐसा बाकमाल शायर, गजल का और नज्म, बहुत आला नज़में भी उन्होंने कई बाद में शोकेस में सजे हाथ। मैं लाहौर में रहता हूँ, आजकल भी वियना में होते हैं। अच्छा, तो वो उन दिनों अदबी अखबार निकालते थे। ज़ाहिर है हम दोनों दोस्त थे, इकट्ठे जाते थे। हम गए अंजम रोमानी साहब के घर,
تو انہیں کہا کہ انٹرویو آپ کا کرنا ہے. بڑا ایک کلیدی انٹرویو ہوتا تھا, افتخار عالم کا کر دیا, وزیر اعلیٰ کا, اب اسے بڑی شخصیت کا نا اس طرح ایک انیس ناگی کا وہ انٹرویو, مرکزی ایک انٹرویو ہوتا تھا. تو وہ انہیں کہا گیا کہ وہ کہتے جی میں نے تو انٹرویو نہیں دینا. تو بڑی مشکل سے ہم نے قائل کیا. تو کہتے ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کیا لکھتے ہو, تو پھر میں بات کروں گا. میں نے غزل سنائی, ایک شعر تھا اس میں, انہوں نے بڑا اچھا پسند کیا اسے. وہ زبان کا خاص اس میں تھا کہ بتا اس غم سے باہر کیسے نکلیں, پریشان ہم تیرے ہوتے ہوئے ہیں. مجھے کہتے پھر سناؤ. میں نے پھر سنایا. پھر آفتاب نے غزل سنائی. آفتاب کا شعر مجھے آج بھی یاد ہے, بڑا اچھا شعر ہے کہ دکانیں دل بڑھاتے ہیں, حساب بیش و کم کر لو, ہمارے نام پر جس کا بھی جتنا نکلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بار بار اس سے سنا. پھر کہتے ہیں اب میں آپ سے بات کروں گا. وہ آفتاب بڑا پکا زبان کا, وہ کیا فنی حوالے سے کیا پکا شاعر ہے. ایسا بہت کم شاعر ہیں ایسے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, نیلام گھر, طارق عزیز کا جو شو تھا, میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو اس نے طارق عزیز نے میرا ایک شعر پڑھا ہے. اس نے کہا جی الیکٹرا, وہ ٹی وی الیکٹرا ہوتا تھا, اس کا انعام بتائیں یہ کس استاد شاعر کا شعر ہے. وہ کیمرہ ایسے انہوں نے گھمایا مائک, کسی نے کہا غالب کا, کسی نے کہا میر کا, کسی نے کچھ. تو وہ کہتے ہیں آہا یہ ہمارے استاد شاعر تھے مرحوم انجم رمانی, یہ ان کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے بے خبر لوگ ہیں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور میرا شعر مجھے اس نے کہا یہ مرحوم شاعر. تو کہتے ہیں اس لیے میں نے کسی سے ملنا ملانا بات کرنی چھوڑ دی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو. تو اس سے یہ ایک بڑا ایسا واقعہ تھا کہ آپ کو زندگی میں ہی لوگ فراموش کر دیں. اب دیکھیں آپ بات کریں, ان کا فوت ہوئے ڈاکٹر انور سجاد, بہت بڑے ہمارے, وہ ان کے افسانے میں بڑا نام ہے ڈاکٹر انور سجاد کا. پھر ان کا وہ پرفارمنس آرٹ میں بھی, مصوری میں بھی دو تین پرتیں ہیں ان کی شخصیت کی فنی حوالے سے. انہوں نے جب وہ فوت ہوئے تو جو ہم جنازہ پڑھنے والے تھے, ہمارے کامریڈ سعید احمد, وہ انہوں نے کہا یار وہ لاہور میں ہیں تو یار وہ بیمار ہیں تو ہمیں جانا چاہیے. تو ہم نے جا کے ملتے تھے آخری ایام میں. تو جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے جنازے پر, حالانکہ ٹی پی ٹی وی میں ان کو ڈرامے بھی اور بہت کچھ, ان کا ایک نام تھا ڈاکٹر انور سجاد, ایک بڑا حوالہ تھے. تو ان کے جنازے پہ ہم کوئی 20-25 لوگ تھے. ایک اداکار کوی خان تھے, مقصود خالق تھا, میں تھا, 2-3 اور لوگ اور تھے. شاعر و ادیبوں میں کوئی 8-10 لوگ ہوں گے بس. باقی کل ملا کے جنازہ پڑھنے والے ہم کم تھے. جو ٹی وی کیمروں والے تھے وہ زیادہ تھے. یہ تو معاشرہ ہے. سر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کر. مجھے لگتا ہے ہمارے پاس آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اتنا کم وقت ہے. بہت واقعات ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں سیاسی حوالے سے, ادبی حوالے سے. ظاہر اب حافظے کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں چیزیں. سر آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا, اور پہلی کتاب آپ کی کب منظر عام پر آئی, اور اب تک کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ یہ ہوا کہ میں نے شاعری تو اسکول کے دور سے ہی شروع کر دی تھی. آج بھی میرے جو کلاس فیلو جو ہیں موجود ہیں, یا میرے اساتذہ میں سے کوئی زندہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ میرا پورا شہر جانتا ہے میں اسکول کے زمانے میں ہی بطور شاعر مشہور تھا, اپنے اسکول کے زمانے سے. تو وہ بس کچھ ملانے طبع ایسا تھا, کچھ طبیعت کا, کچھ مزاج کا, کچھ حصہ ایسا, کچھ لوگ ایسے مل گئے. تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ شاعری ہے. میں گیت سنتا تھا, گانے, غزل سن لی, کوئی جو ہانٹ کیا ریڈیو پہ, جو سنا نا ہانٹ کیا, وہ پھر میں دیکھتا تھا یہ 3 بند ہیں اس کے, یا اس کے 4 شعر ہیں, یا 5 گائے گئے ہیں. مجھے میں اپنی طرف سے ایک بنا لیتا تھا. تو پھر میں یہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا. ایک دوست ملے, وہ کہتے کیا ہے, میں کہا کیا کر رہے ہو, کہتے یہ جوید قاسم, وہ فوت ہو گیا میرا دوست ابھی کچھ ماہ پہلے ہی. تو کہتا ہے یہ میں شعر لکھ رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کر. میں کہا یہ تو میں بھی لکھتا ہوں. تو یہاں سے پھر تو وہ پہلی کتاب جو تھی میری, وہ یہ سمجھ لے ابھی تک ایک ہی آئی ہے, اس کا نام ہے رات کے حصار میں. یہ کوئی 3 سال پہلے
وہ بھی دوستوں نے، وہ زندگی کے کچھ معاملات، زندگی ہمیں ملی بڑی کچھ اور طرح کی، وہ ایسی ملی کہ ترجیحارم پانی کا ابلتا ہوا چشمہ پھوٹا، یوں ہی درویش نے سینے سے لگایا پتھر، گرم پانی کا ابلتا ہوا چشمہ پھوٹا، یوں ہی درویش نے سینے سے لگایا پتھر، یہ تو غیروں کا بھی احساس کیا کرتے تھے، کس نے اس شہر کے لوگوں کو بنایا پتھر، یہ تو غیروں کا بھی احساس کیا کرتے تھے، کس نے اس شہر کے لوگوں کو بنایا پتھر، اور ہم نے ذہنوں میں سوالات ابھارے عابد، ہم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں گرایا پتھر۔ بھائی یہی کام ہم لٹریچر میں کرتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکتے رہتے ہیں، ہم نے ذہنوں میں سوالات ابھارے عابد، ہم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں گرایا پتھر۔ بہت خوبصورت سر، کچھ اور بھی؟ جی کچھ میں ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اب وہ حالات ہیں، دو شعر سنیں پھر میں ایک اور چیز سناتا ہوں آپ کو۔ اب وہ حالات ہیں، ذلت بھی گوارا ہے مجھے، زندگی تو نے کہاں گھیر کے مارا ہے مجھے، اب وہ حالات ہیں، ذلت بھی گوارا ہے مجھے، زندگی تو نے کہاں گھیر کے مارا ہے مجھے، خود سے ملنے کی تمنا میں چلا آیا تھا، دشت میں رات گئے کون پکارا ہے مجھے، خود سے ملنے کی تمنا میں چلا آیا تھا، دشت میں رات گئے کون پکارا ہے مجھے، ہاں اسی رات سے نکلے گی سحر کی صورت، ٹمٹماتا ہوا جگنو بھی ستارہ ہے مجھے، ہاں اسی رات سے نکلے گی سحر کی صورت، ٹمٹماتا ہوا جگنو بھی ستارہ ہے مجھے۔ یہ دو تین شعر آپ یہ سن لیں کہ امید کی کاندھوں پہ جواں لاش اٹھائے، ہم شہر بدر لوگ تیرے شہر میں آئے، ہر صبح ستاتی ہے تیری سانس کی خوشبو، ہر شام ڈراتے ہیں تیری یاد کے سائے، میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں سرے کوئے تمنا، میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں سرے کوئے تمنا، کس دشت میں آنکھوں نے میرے خواب گنوائے، کس دشت میں آنکھوں نے میرے خواب گنوائے، کچھ بھی نہیں مانگا گیا اس بار دعا میں، لوگوں کی طرف دیکھ کے بس ہاتھ اٹھائے، اور آغاز میں اس کھیل کا اپنا ہی مزہ تھا، تم لوگ تماشے میں ذرا دیر سے آئے، آغاز میں اس کھیل کا اپنا ہی مزہ تھا، تم لوگ تماشے میں ذرا دیر سے آئے، تتلی کو پکڑتے ہوئے 100 بار گرا ہوں، تتلی کو پکڑتے ہوئے 100 بار گرا ہوں، اڑتے ہوئے کچھ رنگ میرے ہاتھ نہ آئے، اڑتے ہوئے کچھ رنگ میرے ہاتھ نہ آئے، جس نے بھی یہ جینا میرا مشکل ہے بنایا، کہنا اسے مرنا تو وہ آسان بنائے۔ یہ بہت بہت مزہ آیا سر سن کے، اور اتنا اچھے سے وہ جو اس کی ردیف تھی پتھر والی، وہ تو دلوں کو چھو گئی یقیناً۔ سر پنجابی زبان میں بھی آپ نے شاعری کی؟ نہیں، بہت کم، وہ بھی ایسے کہ اپنے پنجابی ہونے دینے کے ثبوت کے طور پر 2-4 غزلیں کہی ہیں۔ پنجابی اصل میں بدقسمتی دیکھیں ہماری زبان ہے اور ہمیں آتی نہیں ہے، چونکہ ہمیں پڑھائی نہیں جاتی، ہمارے اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی، اسکولنگ میں وہ اب تو وہ ڈگری ٹھیک ہے وہ کر لیا، لیکن ہمارا وہ نصاب پرائمری باقی صوبوں میں جیسے سندھ میں ہے سندھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی، ہم پنجابی بولنا ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ گلابی سی اردو میں بات کرتے ہیں، دکانوں پہ چلے جائیں وہ سیلز مین بھی آپ کو ٹوٹی پھوٹی گلابی اردو میں باجی ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھا نا، وہ پنجابی کا معاملہ جو تھا، مجھے لکھنی نہیں آتی تھی، مجھے پڑھنی نہیں آتی تھی، اب آ کے میں پڑھ لیتا ہوں، اب بول تو لیتا ہوں میں، اب لکھنے میں کوئی دوست جو ہے ہمارے ڈاکٹر سعید بھٹا پنجابی کے دانشور ہیں، بڑا کام ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب اپنا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں،
تو ان دوستوں نے جب پنجابی کا موقف ان کا سنا, یہ تو ہمارے پروگریسو موقف ہے ان کا, ترقی پسندانہ نقطہ نظر ہے, تو وہ پھر کچھ تھوڑا ایک دو مضمون بھی لکھے ہیں, تو کچھ میں نے کچھ چیزیں کہی ہیں, لیکن باقاعدہ میں پنجابی میں اس طرح لکھتا نہیں ہوں, لیکن میں اس بات پہ شرمندہ ہوں. بڑی بات ہے. اور سر ایک سوال یہ, ترقی پسند تحریک پہ ہی ہم نے آغاز کیا تھا, وہیں پہ ہم جائیں گے کہ ترقی پسند تحریک پہ یا اس نظریے پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے, عموماً لوگ کرتے ہیں اس کو, اور یہ کہ ادب برائے زندگی کی بجائے زندگی کے ان مسائل پہ کو زیادہ کر دیا جاتا ہے جس سے رومان پیچھے رہ جاتا ہے. تو سر آپ کا دیکھیں اس پہ یہ اعتراض, یہ جو مسئلہ کیا ہے, آپ زندگی کی حقیقتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, آپ لوگوں کے مسائل سے کنی کتراتے ہیں. آپ حقیقی زندگی کا سامنا کریں. ادب کو تو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے. یعنی آپ جو شاعری, آپ دیکھیں یہ غزل کی شاعری لے لیں, آپ پوری کلاسک سے اٹھا کے اب تک, اب جتنے پاپولر یہ غزل کے شاعر ہیں آپ اٹھا لیں. محبوبہ بے وفا ہے, سارا نیگیٹو بیانیہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. محبوبہ بے وفا ہے, رقیب کو خوش کرنے والی ہے, دوست جو ہے وہ آستین کا سانپ ہے, زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, آسمان دشمن ہے, محبت ان کا پڑھ لیں وہ عذاب ہے. جس طرح کی یہ شاعری میں یہ بیانیہ غزل میں یہ وہ بیان کرتے ہیں, محبت عذاب ہے اور عشق جو ہے وہ مصیبت ہے. جیسے شاعروں نے گلے میں خود پتاری کی ہوئی ہے. ان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے, یہ سارا منفی بیانیہ ہے. تو اس منفی بیانیے پہ آپ کیسے سماج کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ سماج آگے بڑھے گا, اپنے ارتقاء میں آگے جائے گا, تو آپ کو ایک سائنٹیفک اپروچ اپنانی پڑے گی. آپ کو ان چیزوں کی معاشرتی برائیوں کی بھی نشاندہی کرنی پڑے گی. آپ کو سماجی ظلم اور ناانصافی کے خلاف بھی لکھنا پڑے گا. آپ نے لوگوں کی شعور کی سطح بلند کرنی ہے. آپ نے لے مین کی, جس طرح کی یہ شاعری کرتے ہیں, ان کے لے مین کی سطح پہ کیوں جائیں؟ ان کی ذہنی سطح بلند کیوں نہیں کرتا ہمارا شاعر ادیب؟ اگر رشین ریولوشن ہوا ہے تو اس کے پیچھے شاعروں ادیبوں کا کردار تھا. فرانچ ریولوشن ہوا ہے تو اس میں روسو اور والٹیئر موجود تھے, جو ذہن سازی کر رہے تھے لوگوں کی, لوگوں کو سماجی شعور دے رہے تھے. اسی لیے یہ ہماری تحریک اسی لیے یہی تھی کہ یار زندگی کی حقیقتوں کی طرف آؤ, ایک سائنٹیفک اپروچ اپناؤ, اور چیزوں کو یہ جو خامخواہ کی ایک ماضی پرستی ہے. ہمارا لٹریچر کیا تھا مجھے بتا دیں آپ. مذہبی قصائد تھے, داستانیں تھیں, الف لیلوی داستانیں تھیں, قصے تھے, بادشاہ, محل سرا, کنیز, شہزادی, شہزادہ. کہانی کا عام آدمی کو ہیرو کس نے بنایا ہے؟ ترقی پسندوں نے. کھیت مزدور کی بات کی یا زندگی کے مسائل کی بات کی تو انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, پریم چند نام ہے. ہاں, پریم چند سے لے کے آن ورڈ چلتے آئے ہیں آپ. بیدی پہ آ جائیں, منٹو پہ آ جائیں, کرشن چندر پہ آ جائیں, ایسا جن ترقی پسندوں نے مطلب موجود ہیں اس میں. اور اس کے بعد شاعری میں کیا تھا؟ شاعری میں بھی الف لیلوی اپنا حسن و عشق تھا. بھئی حسن و عشق کسے نہیں اچھا لگتا؟ یا تو پر اس کو دسترس میں سب کی ہو, یا تو بالادست طبقہ, حسن و عشق بھی ان کے قبضے میں ہے جس کے پاس پیسے ہیں. یا آپ کا بہت اچھا ہونا, بہت اچھا انسان ہونا, آپ کا بہت قابل انسان ہونا, کس معنی؟ کوئی معنی نہیں رکھتا اس سماج, طبقاتی سماج کے اندر. تو وہاں آپ کا عشق بھی کوئی اور لے جائے گا. پھر آپ ہجر لکھیں گے, وہ جعلی. اب ان کا تو محبت کا, ہمارے ان شاعروں ادیبوں کا محبت کا فرسٹ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. یہ خیالی سارا بیان کرتے ہیں. جعلی, ان کا عشق بھی جعلی ہے. وہ شاعر ادیب ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا لٹریچر آپ اٹھا لیں, دنیا کا بڑے ادیب وہی ہوئے ہیں جنہوں نے کھلی آنکھ کے ساتھ پورے سماج کو دیکھا ہے اور پورے سماج کو بیان کیا ہے, اپنا ذاتی دکھ نہیں رویا. پھر سعادت حسن منٹو کی بات ہوئی اور ابھی میں راجندر سنگھ بیدی کی بھی بات کی. سر سعادت حسن منٹو پہ الزامات بھی لگے, فحاشی کے الزامات لگے, تو ان کی زندگی میں ان کو اتنا تنگ کر دیا گیا. سر آپ اب دیکھیں, یہ خاص ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بدکتا ہے ان معاملات سے کہ آپ وہ جو مکروہ صورتیں ہیں آپ انہیں بیان نہ کریں. اب مجھے بتائیں, فحاشی کا الزام کیا
एक जुमले में बात करता हूं, क्या मंटो के वो जो अफसाने जिन पर फांसी का मुकदमा भी हुआ, मामला चला, वो चंद अफसाने हैं, क्या उसे पढ़कर कोई जिनसी तलज़्ज़ुज़ उठा सकता है? कराहत आती है, उन्हें पढ़ के कराहत आती है, अफसोस होता है लोगों के रवैयों पर। तो फिर वो जिनसी मतलब इल्जाम कहां गया फिर? यानी आप जो कुछ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर आप औरत के साथ जो सलूक करते हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, वो आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो आप औरत से सलूक करते हैं। औरत की जितनी आपने स्पेस, जिंदगी जितनी तंग की हुई है, करें सामना उनका। इसलिए मंटो बुरा लगता था, इसलिए तरक्की पसंद बुरा लगते हैं। हमें कहते हैं हम नाराबाज हैं। भी अदब की फनी और जमालियाती कदरों से किसने इनहराफ किया है? आप मार्क्स के आर्टिकल पढ़ लें, आप माओ ज़ेडुंग के आर्टिकल पढ़ लें, आप लेनिन के आर्टिकल पढ़ लें जो लिटरेचर पर हैं, क्या उन्होंने फनी जमालियाती अदबी कदरों से इनहराफ किया? क्या इसकी नफी की? खुद रोशनाई पढ़ लें इनकी, सज्जाद ज़हीर की और ज़हीर काश्मीरी की पढ़ लें, अख्तर हुसैन रायपुरी को पढ़ लें, मजनू गोरखपुरी को पढ़ लें, ठीक है, जितने थे, सैयद वकार अजीम को पढ़ लें, एहतशाम हुसैन को पढ़ लें। किसी ने कहा को कि इश्क पर ना लिखें, वो कहते थे कि हकीकी जिंदगी को बयान करें, ये ख्यालों ख्वाबों में ना रहें। आपको अपने लोगों को, तो फिर ही समाजी तब्दीली हो सकती है। तो अब ये जो सतही इश्किया जो लिखते हैं, इन्हें इश्किया नाराबाजी क्यों नहीं कहते? मेरा सवाल है, मैं अक्सर करता हूं, मैंने कई मज़ामीन में भी लिखा है। अब सतही मजहबी मामलात पर जो शायरी या लिटरेचर लिखा जाता है, उन्हें मजहबी नाराबाजी क्यों नहीं कहते? जब भी आप कोई समाजी या सियासी इशू पर, जुल्म पर, नाइंसाफी पर, जितनी भी सूरतें हो सकती हैं, उस पर कलम उठाते हैं, आप नाराबाज हो जाते हैं। आपको एक फतवा दे दिया था, नाराबाज। क्यों? आप बालादस्त कुव्वतों के आलाकार के तौर पर ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये सरकारी अदबी कॉन्फ्रेंसों में अवार्ड लेने के लिए ये लोगों को मजहूल बयानियां देते हैं। ये लोग जो लिटरेचर बयानियां, पॉपुलर लिटरेचर की बात, ये मजहूल। अब तो बदकिस्मती ये है, फैज साहब का फेस्टिवल हो या जालब का कोई हो, वहां आप शायरों को सुन लें, वो जालब और फैज का कोई नुक्ता नजर वहां नहीं होता। वो जो वहां शायरी सुनाई जा रही होती है, वो सारी वही शायरी है, हुस्न इश्क की, मजहूलियत पर मबनी बयानियां है। ये है सूरत। फैज अहमद फैज की बात हुई है, तो फैज अहमद फैज पहले एक रोमानवी, जब उनका हम दौरे आगाज देखते हैं तो रोमान उनकी शायरी में गालिब देखते हैं, फिर वो तरक्की पसंद तहरीक की तरफ रागिब हुए। सर, आप कुछ बात करें फैज के। जाहिर है ये तो इब्तदाई लोगों में से थे ना। इनकी काया कलब किसने की है? इनकी काया। एमडी तासीर जब वहां प्रिंसिपल थे, तो उनसे एमडी तासीर वो आदमी थे जो इब्तदाई, जिन्होंने बुनियाद गुजार हैं। ये कॉन्फ्रेंस जब हिटलर ने ये मारा, शायरों दीबों को भी पकड़ा, कैदें दी, यूरोप के अंदर जो मामलात बने थे, तो वहां फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में। उसका था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर डिफेंस ऑफ कल्चर। तो वो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा ये समाजी हवाले से जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, उनकी राय सल्ब की जा रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी शख्सी आज़ादियों पर कदगनें लगाई जा रही हैं। तो इस पर यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहां हिंदुस्तान से, तो ये तो इंग्लैंड में ही थे, ये दोनों गए थे, सज्जाद ज़हीर और एमडी तासीर। ये सलमान तासीर जो हमारे गवर्नर थे, इनके वालिद थे। ये बाद में खैर मुनर्रफ भी हो गए थे। तो ये गए थे वहां। तो इन्होंने फिर 35 में लंदन में एक होटल में बैठ के, जिसमें वो मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, एमडी तासीर और ज्योति भाषण, ये थे। इन्होंने फिर वहाँ ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक बनाया। तो यहाँ फिर 36 में इसका बाकायदा जो कॉन्फ्रेंस हुई है पहली, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने खुतबा दिया है, तो ये फिर इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। सर 1950 में तकरीबन इस तहरीक तो इनको फैज साहब, चूंकि वो फिर इन फैज साहब इस वजह से इनके साथ आए, और फैज साहब ने फिर कमाल किया है। आप देख लें उनकी शायरी, और इससे बल्कि सहार को देख लें, सहारुद्दीहानवी की शायरी उठा के देख, वो किस तरह औरत के हकूक की बात कर। अंगारे जो पर्चा था पहला, उसमें डॉक्टर रशीद जहां ने जो औरतों के हकूक के बारे में लिखा। औरतों के हकूक पर लिटरेचर में कौन लिख रहा है बरसगीर में? पहला तरक्की पसंद लिख रहे हैं। इससे पहले बता दें किसी ने कुछ लिखा हो तो।
बल्कि हमारे तो सर सैयद अहमद खान जो हैं, जिन्हें तालीम का बहुत बड़ा कहा जाता है कि वो प्रचारक थे कि ये तालीम हासिल करो, पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, वो औरत की तालीम के खिलाफ है। वो कहते हैं इसे बस बच्चे पैदा करने चाहिए, घरदारी संभालना चाहिए, इसका क्या काम है कि ये पढ़े। सर क्या इसी वजह से फेमिनिस्ट के नारे लगते हैं आज भी? नहीं, फेमिनिस्ट का देखें आपके पास वक्त कम है, ये मौजूआत बड़े बड़े हैं जी। मैं उस तरह से बात कर भी नहीं पा रहा जैसे मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आपका मैं देख रहा हूँ कि वो आप घड़ी भी देख रही हैं। अच्छा देखें, अब देखें फेमिनिज्म का देखें जी। ये जब यूरोप के अंदर सनती इनकलाब आया तो औरतें भी मैदान में आ गईं, रोजगार के चक्कर में। वहां हमारी तो औरत बसात पे है ही नहीं, यहाँ कहीं कितने रोजगार में शामिल हैं, कितना फीसद, कितनी औरतें, बहुत चंद है। उन्हें भी हम बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए उनके स्पेस ही नहीं है, वो महफूज ही नहीं है, ना 7 साल की ना 17 साल की, ना बुरके में ना बुरके के बगैर। तो वो उनके कहते थे मर्दों की तनख्वाह कुछ और देते हैं, जचगी की छुट्टी नहीं देते, हमसे 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, मर्दों के बराबर हमें उजरत दी जाए। तो ये सारे जो इश्यूज थे उस पे उन्होंने चला, लेकिन वो चलते चलते मामला तो कहीं और चले गए। तो वो औरतों के जो समाजी और माशी हकूक हैं, इन पर आवाज उठाना जो है, ये है फेमिनिज्म। मर्दम बेजारी का नाम फेमिनिज्म नहीं है कि आप मर्द को गाली दें, मर्द को तज़हीक का निशाना बनाएं, ठीक है। तो क्या समाज तो चलता है ना, तो क्या सारे मर्द बुरे होते हैं जी। क्या सारे मर्द जो हैं वो औरत पर तशद्दुद करते हैं? नहीं। तो लिहाजा जो आप रास्ता खोटा कर देते हैं जब आप उस असल इशू से हटते। असल इशू क्या है? यहाँ क्या जायदाद में हिस्सा देते हैं बेटी को? नहीं देते। वो भाई ले जाते हैं, वो भाइयों को देते हैं। जो बहन मांग ले तो वो भाई नाराज, कोई मिलता नहीं है। विरासत में आप उसे हिस्सा नहीं देते, माशी मैदान में आप उसे हिस्सा नहीं देते। ये तो अभी बेनजीर ने वुमन बैंक बना दिया, कभी वो बना दिया, ये चीजें, ये जज पहली दफा बन गई औरत, उससे पहले कहाँ है? तो मतलब है कि फेमिनिज्म क्या सही दुरुस्त फेमिनिज्म जो है वो है आप औरत के माशी और समाजी हकूक की बात करें। आप उसका माशी पहलू नजरअंदाज करेंगे, उसे कौन सी आजादी दे देंगे? माशी आजादी के बगैर सारी आजादी बेमानी है। फिर औरत डिपेंडेंट रहेगी, फिर मोहताज रहेगी, मजबूर महज रहेगी। माशी आजादी के बगैर सारी आजादी, कोई भी किसी किस्म की आजादी बेमानी है। ये था फेमिनिज्म के बारे में। इस पे भी तरक्की पसंदों ने आवाज उठाई है। सर इनकिलाब का नारा आज भी लगता है, और इनकिलाब कैसे मुमकिन है? नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? देखें, एक जमाना था, जैसे अभी आप बात कर रही थी नाराबाजी के हवाले से, जो हम बात कर रहे थे, हमें कहते थे कि ये जो तरक्की पसंद है ये सियासत करते हैं, ये सियासी ये समाजी मौजूआत लेके आते हैं, ये नाराबाज हैं। अब जो माशी हालात इस मुल्क के इस वक्त हो चुके हैं, जो अब चीख पड़ रही है ना सारी, अब क्यों लिख रहे हैं? हम तो नाराबाज थे, ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं इन मौजूआत पे? वे हालात का जबर सह रहे हैं ना। अब जब हम कहते थे कि यार, ये हमारे बड़े कहते थे कि यार ये देखो, ये मुल्क है हमारा यार, इसे हमने इंसानों के रहने के काबिल बनाना है, तो आप वो ख्याली तसव्वराती महबूब और हिजर ही हिजर वसाल है ही नहीं इनके यहाँ। तो इसलिए मैं कहता हूं इनका इश्क भी जाली है। इश्क में सिर्फ ये वसाल हिजर ही हिजर नहीं होता, कैस बने हुए हैं आज के जमाने में भी। वो सहरा को जा रहा है, वो जी वसाल नहीं कर रहा है, वो मियाँ मियाँ करता फिर रहा है। कोई होश करो यार, लोगों के हालात देखो क्या है, मुल्क के आपके इलाकाई सूरत हाल देखें कि आपके साथ अफगानिस्तान में वो लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो गया इस मुल्क के साथ, लोगों के साथ। इसे माशरा बनाओ यार, इसे हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है। हम बाइज्जत तरीके पूरी दुनिया पे हम मांगते फिर रहे हैं, 1 अरब डॉलर के लिए हमें कोई देता नहीं है। तो इसे इसलिए हम कहते थे कि हमारे मंजी शायर अदीब हैं, हमारा तो सियासत से कोई काम ही नहीं, फिर भुगते हैं फिर अब माशरे को। अब कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, फिर अकल फिर नहीं करेंगे। हम जब कहते थे कि ये जो एक माशी मुफाद के तहत आलमी साम्राज्य जो अमेरिका या इस तरह की कुव्वतें हैं ये करते हैं, ये तजारती राहदारियों
पे कब्जे की लड़ाई है, ये मंडी पर कब्जे की लड़ाई है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज जहां मौजूद हैं ये वो लूटना चाहते हैं, ये उसके लिए जंगें छेड़ते हैं, जंग इनका कारोबार है, इस असला बेचते हैं। तो ये मानते नहीं थे। अब फिर कहा रद्द-ए-अमल भी आया तो क्या आया, मेरा बसरा और बगदाद छीना जा रहा है। और भाई आपके बसरा और बगदाद की बात नहीं है, वो आपके मजहब के दुश्मन नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके मुल्कों के पास हैं वो लूटते हैं, वो तिजारती राहदारियों पे कब्जे की लड़ाई लड़ते हैं। अब क्या जापान पे एटम बम मारा वो मुसलमान थे? वो आप तो फिर वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थ्योरी दे रहा था बंदा, आपने तो वो दुरुस्त साबित कर दी इस तरह के नारे लगा के कि ये इस्लाम के दुश्मन है। क्या क्यूबा वो मुसलमान थे? अब वो वेनेजुएला का सदर उठा के ले गए, क्या वो मुसलमान है? ये उन्होंने यहां जो किया है, जापान को इतने बंदे मार दिए, एटम बम तक मार दिया, वो क्या थे? वो मुसलमान थे। लातीनी अमेरिका में जो कुछ अमेरिका करता है, क्या वो मुसलमान है? नहीं यार, वो मुसलमान इसलिए कहते थे कि तरक्की पसंदों का ये भी मंशूर का हिस्सा था कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप अपने कारी को अदब के जरिए उसकी शऊर की सतह बुलंद करें, उसे बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये साम्राज्य, ये आलमी ताकतें, ये सरमायादाराना निजाम के जो पिलर हैं, ये इंसान को लूट कैसे रहे हैं, ये इस्तेसाल आप कैसे करते हैं। कभी मजहब का नारा लगाकर कैश ऑफ सिविलाइजेशन, कभी कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, कभी ये थ्योरियों का जाल फेंक देते हैं, साख्तियात पसे साख्तियात, जदीदियत माँ बाप जदीदियत। और बात तो अभी भी वही है, हैव और हैव नॉट की बात तो वही है, बात तबकाती है। तो आप इन्होंने तो ये कारपोरेशन है, मल्टी नेशनल कारपोरेशन है, ये बड़े बड़े ट्रांसनेशनल कारपोरेशन है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो इंसान के शऊर ने सदियों से जो इंसान ने इजादात की हैं, वो मेडिकल साइंसेस में हो, नेचुरल साइंसेस में हो, सोशल साइंसेस में हो, जितनी इजादात हैं, तो वो इंसान का मुश्तरका वो वर्सा था। ये उन्हें बेचते हैं, इस्तेसाल करते हैं, लूटते हैं। इंसान अद्वियात देख लें, एक ही साल्ट है, मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। वो आगे जो सेल्स रैप डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या करता है? वो उन्हें इंसेंटिव देता है कि आपके बच्चे फलां कॉलेजों में पढ़ेंगे, आपको हज उमरा कराया जाएगा, आपको जनाब ये घर का फर्नीचर, आप बच्चों की फीसें, वो सेल्स रैप वो देते हैं। वही साल्ट, वो टेबलेट एक 10 रुपए की है, उसकी लिखेगा जो 60 रुपए की है। नहीं, आप इस तरह से लूट रहे हैं लोगों को। आपने इंसान को स्क्रैप, इस सरमायादाराना निजाम ने स्क्रैप में बदल दिया लोगों को, इंसानों को। ये है अलमिया, इस तरफ नहीं आते। तो ये गुजारिश थी कि यार इस तरफ भी आए, आप अपना हुस्न इश्क भी बयान करें। हम हुस्न इश्क की बात तो करने वाला ही हम है, इंसान से मोहब्बत के दावेदार तो हम हैं। इस तरफ भी आए, इन मौजूआत पे भी लिखें। सर, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसका इख्तिताम आपकी गजल से ही हो। ये आपको सुना देते हैं। कहीं से रोका गया और कहीं पे मारा गया, कहीं से रोका गया और कहीं पे मारा गया, यकीन का खेल यहां इस तरह भी हारा गया। चलो हमी तेरी गलियों में कत्ल हो आए, बनामे इश्क कोई नाम है पुकारा गया। चलो हमी तेरी गलियों में कत्ल हो आए, बनामे इश्क कोई नाम है पुकारा गया। किनारा ढूंढने निकले थे दूसरा हम भी, जहां से आए थे वो हाथ से किनारा गया। किनारा ढूंढने निकले थे दूसरा हम भी, जहां से आए थे वो हाथ से किनारा गया। अलग किया मुझे मेरे वजूद से पहले, फिर उसके बाद नए कर्ब से गुजारा गया। अलग किया मुझे मेरे वजूद से पहले, फिर उसके बाद नए कर्ब से गुजारा गया। अब उसकी खोज में सहरा की खाक छानता हूं, न जाने कौन सी मंजिल को वो सितारा गया। अब उसकी खोज में सहरा की खाक छानता हूं, न जाने कौन सी मंजिल को वो सितारा गया। मैं चाहता था कि अगली सफों में जाके लड़ूं, मैं आने शहर मगर साजिशों में मारा गया। मैं चाहता था कि अगली सफों में जाके लड़ूं, मैं आने शहर मगर साजिशों में मारा गया।
बस एक फैसला उजलत में क्या हुआ आबिद, जमी तुम्हारी गई आसमां हमारा गया। ज़मीं तुम्हारी गई आसमां हमारा गया। नाज़रीन, हमारे साथ आबिद हुसैन आबिद साहब मौजूद थे। आपने उनकी दबंग गुफ्तगू सुनी और हमारी यही कोशिश है कि हम हर हफ्ते आपको एक नए मेहमान से मिलवाएं और एक ज़बरदस्त गुफ्तगू के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आबिद हुसैन आबिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे।